हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल लाइट एजुकेशन में। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया वो लाइक कर दीजिए। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, जिससे मोस्टली लोग इस चीज़ को बेनिफिट ले सकें। तो दोस्तों, आज हमारी साइंस की अगली क्लास है और ये किस टॉपिक पर चल रही थी? ये टॉपिक पर चल रही थी प्रकाश। प्रकाश मतलब लाइट टॉपिक पर चल रही थी। लाइट टॉपिक की आज अगली क्लास है। अगली क्लास में अगला क्वेश्चन है हमारा कि अदिश राशियों के बारे में क्या सत्य है। तो आपको एक चीज़ सिंपल सा बता देते हैं कि अदिश अपने आप में ही सब कुछ डिस्क्राइब कर जाता है। यहाँ अदिश का मतलब होता है जिसकी कोई दिशा नहीं होती है, मतलब जिसकी कोई डायरेक्शन ही नहीं होती, वही अदिश राशियाँ बोली जाती हैं। तो दोस्तों, इनके ऑप्शंस पढ़ते हैं कि अदिश राशियाँ दिशा भी रखती हैं, अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप से जोड़ी जा सकती हैं, अदिश योग के लिए विशिष्ट नियम है और अदिशों को प्रदर्शित करने के लिए विशिष्ट तरीका होता है। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सिंपल सा ऑप्शन नंबर बी। यह अदिश राशियाँ बीजगणितीय रूप में जोड़ी जा सकती हैं। बीजगणितीय रूप में जोड़ने का मतलब क्या है? जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं है उनको हम सिंपली जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं एक दूसरे में से और उनका आंसर निकाल सकते हैं। इसकी कोई परफेक्ट डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे आयतन है, आयतन की कोई भी डायरेक्शन नहीं होती है। चाल है, चाल की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। समय है, समय की कोई डायरेक्शन नहीं होती है। ऐसी बहुत सारी ऐसी राशियां हैं जिनकी कोई डायरेक्शन नहीं होती है। जैसे डायरेक्शन होती है विस्थापन की, विस्थापन को क्या बोलेंगे हम? सदिश राशि बोलेंगे। और भी ऐसी बहुत सारी हैं, वेग है, बल है, विद्युत क्षेत्र है, भार है, ये सारी राशियां सदिश राशियां कहलाती हैं। दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश दर्शाता है, क्या दर्शाता है? बयादृश्य संचरण, वक्राकार संचरण, सरल रेखीय संचरण और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरल रेखीय संचरण। प्रकाश क्या दर्शाता है? सरल रेखीय संचरण। प्रकाश की चाल निर्वात में क्या होती है? प्रकाश की चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। प्रकाश की चाल निर्वात में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि एक स्विमिंग पूल 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, तो इसकी वास्तविक गहराई क्या है? क्या दिया हुआ है कि एक स्विमिंग पूल जो है वो 2 मीटर गहरा प्रतीत होता है, तो इसकी वास्तविक गहराई क्या होती है? ऑप्शंस हैं इसके 2.66 मीटर, 2 मीटर, 2.34 मीटर और 2.54 मीटर। तो दोस्तों, इसमें वैल्यू दी हुई है म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? 1.33। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला क्या होता है? अपवर्तनांक मतलब म्यू का फॉर्मूला होता है h/h डैश, मतलब हाइट जो ओरिजिनल है और हाइट जो हमें दिख रही है। तो यहाँ म्यू की वैल्यू क्या दी हुई है? म्यू की वैल्यू दी हुई है 1.33 इक्वल टू रख देंगे हम ओरिजिनल हाइट हमें नहीं पता और जो गहरा दिख रहा है मतलब प्रतीत हो रहा है 2 मीटर गहरा, वो क्या रख देंगे हम? नीचे। तो यहाँ से h की वैल्यू क्या निकल के आ जाएगी? 2 × 1.33 इक्वल टू, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2.66 मीटर। 2.66 मीटर इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है कब? जब प्रकाश वायु से कांच में प्रवेश करता है, निर्वात से वायु में प्रवेश करता है, वायु से पानी में प्रवेश करता है और पानी से वायु में प्रवेश करता है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पानी से वायु में प्रवेश करता है
तब प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन संभव है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? अगला क्वेश्चन है कि एक गोली दर्पण की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। क्या दी हुई है फोकस दूरी? एफ क्या दी हुई है? फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर। तो इस दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी? तो दोस्तों गोली दर्पण, जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या बोलते हैं। उसका फॉर्मूला क्या बन जाता है फोकस दूरी का? एफ इक्वल टू आर बाय 2, जहाँ एफ दी हुई है 20, आर हमें निकालना है और नीचे वैल्यू दी हुई है 2। जब आर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 20 इंटू 2 इक्वल टू 40 सेंटीमीटर। तो दोस्तों ऑप्शन कौन सा करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी 40 सेंटीमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? निम्नलिखित में से कौन सा रंग सबसे कम तरंग दैर्घ्य रखता है? तो दोस्तों कल की क्लास में हमने आपको बताया था कि जब भी कोई प्रकाश की किरण, सूर्य की किरण जब प्रिज्म में से गुजरती है तो वो 7 रंग में विभक्त हो जाती है। वो 7 रंग कौन से होते हैं? बैगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल। तो जिनमें से बैगनी सबसे ऊपर रखते हैं, लाल सबसे नीचे रखते हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बैगनी रंग की जो तरंग दैर्घ्य होती है वो सबसे कम होती है। बैगनी रंग की तरंग दैर्घ्य क्या सबसे कम होती है? लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि उचित फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस सही कर सकता है। किस चीज़ को सही कर सकता है? निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और एस्टिग्मेटिज्म, मतलब दृष्टि वैषम्य। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लगता है कि आधे से ज़्यादा लोगों को अभी इसी चीज़ में कन्फ्यूजन होगा कि निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या डिफरेंस है, ये कि कौन से लेंस किस चीज़ को सही करते हैं। तो दोस्तों आपको एक सिंपल सा ट्रिक बता दें कि जिस दोष में हमें निकट की वस्तुएं दिखती हैं वो निकट दृष्टि दोष होता है, और जिस दोष में हमें दूर की वस्तुएं दिखती हैं वो दूर दृष्टि दोष होता है। निकट दृष्टि दोष को किया जाता है अवतल लेंस के द्वारा सही, और दूर दृष्टि दोष को किया जाता है उत्तल लेंस के द्वारा सही। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस किस रोग को सही करता है? दूरदृष्टि दोष को। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार का होता है। तो बिंब की स्थिति होनी चाहिए, मतलब इमेज की स्थिति क्या होनी चाहिए? सी से दूर, सी व एफ के मध्य, सी पर और एफ पर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सी पर। कर्वेचर पर होनी चाहिए बिंब की स्थिति, तब हमें बिंब वास्तविक, उल्टा और बिंब के आकार का दिखाई देगा। अवतल दर्पण द्वारा बनाया गया प्रतिबिंब। ये क्वेश्चन जेल प्रहरी में पूछा गया है। ईच एंड एवरी क्वेश्चन इज इम्पोर्टेंट। हर क्वेश्चन कहीं ना कहीं हमें जरूर पूछा गया है। एक भी क्वेश्चन इसमें ऐसा नहीं है जो कहीं नहीं आया हो या वैसे ही उठा के रख दिए हों। सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं आपके पूछे ही गए हैं और सारे क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट ही हैं। तो दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि एक बिंब को कहाँ रखा जाना चाहिए ताकि वास्तविक और उल्टा बहुत बड़े आकार का प्रतिबिंब हमें मिल सके? किस लेंस का यूज करते हुए? उत्तल लेंस का। ऑप्शंस हैं फोकस पर, 2f पर, f एवं 2f के मध्य, 2f से दूर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फोकस पर। जब एक बिंब को फोकस पर रखेंगे तब उसका प्रतिबिंब हमें वास्तविक और उल्टा और बहुत बड़े आकार का
दिखाई देगा, किस लेंस को यूज़ करते हुए, उत्तल लेंस को यूज़ करते हुए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस क्या है, मध्य में अधिक मोटा और किनारों पर पतला, अपसारी, किनारों पर अधिक मोटा, मध्य में अधिक पतला, सभी जगहों पर एक समान मोटा। तो उत्तल लेंस हमने देखा हुआ है, उत्तल लेंस का शेप होता है क्या, ये शेप होता है अवतल लेंस का, और ये सिंपल मिरर का ये शेप होता है। तो जो उत्तल लेंस क्या है, उत्तल लेंस साइड से पतला है और बीच में से मोटा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन पढ़ने पर ही हम ऑप्शन नंबर ए को टिक कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा कि किनारों पर ये पतला है और मध्य में ये अधिक मोटा है, यही उत्तल लेंस है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया है कि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य को प्रदर्शित किया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाता है, माइक्रोन में, फर्मी में, एंगस्ट्रम में और प्रकाश वर्ष में। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा तरंग दैर्ध्य बहुत ही छोटी यूनिट है और तरंग दैर्ध्य को हम एंगस्ट्रम में नापते हैं। तरंग दैर्ध्य को किस में नापते हैं, एंगस्ट्रम में। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एंगस्ट्रम। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि एक पतले लेंस की फोकस दूरी -25 सेंटीमीटर है, तो लेंस की क्षमता क्या होगी, लेंस की क्षमता क्या होगी, +2.5 डायप्टर, -2.5 डायप्टर, +4 डायप्टर और -4 डायप्टर। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, अगर उसकी फोकस दूरी दी हुई है, सिंपल एक चीज़ याद रखनी है, फोकस दूरी बराबर होती है 1/, क्षमता के बराबर। तो यहाँ क्षमता किसके बराबर हो जाएगी, क्षमता बराबर हो जाएगी 1/, फोकस दूरी के बराबर। तो इसकी वैल्यू जब हम f की वैल्यू हमें दी हुई है -25, जब हम f की वैल्यू रखेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, -4d। आंसर क्या होगा, -4d। तो इसका आंसर हो जाएगा सही ऑप्शन नंबर डी, -4d। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर है, तो दर्पण कौन सा होगा। दर्पण की फोकस दूरी -20 सेंटीमीटर अगर दी हुई है तो दर्पण कौन सा होगा। तो दोस्तों इसके ऑप्शंस क्या होंगे हमारे, समतल, उत्तल, अवतल और समतल अवतल। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप सिंपल सी एक चीज़ याद रखिए, जहाँ भी माइनस की वैल्यू आ जाती है, माइनस की वैल्यू अवतल लेंस में यूज़ की जाती है, अवतल मिरर में यूज़ की जाती है। उत्तल दर्पण में प्लस आता है, अवतल दर्पण में माइनस आता है। तो दोस्तों इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अवतल दर्पण। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, लाल पीला नीला, हरा पीला नीला लाल, लाल हरा नीला, लाल हरा व पीला। प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं, प्राथमिक रंग किन्हें बोला जाता है, प्राथमिक रंग वो होते हैं जिन तीनों रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग बनता है। प्राथमिक रंग किन्हें बोला जाता है कि जिन तीनों रंगों को मिलाकर सफ़ेद रंग मिलता है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल हरा व नीला। लाल हरे नीले को मिलाकर, लाल हरे नीले को जब हम बारी बारी मिलाएंगे तो ये सफ़ेद रंग का निर्माण कर देंगे। इन तीनों को बराबर अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सोलर विकिरण किससे बनता है। क्या सोलर विकिरण किससे बनता है, यूवी से, दृश्य प्रकाश से, अवरक्त से और उपरोक्त सभी से। क्या दिया हुआ है दोस्तों, सोलर विकिरण किससे बनता है, यूवी से बनता है, दृश्य प्रकाश से बनता है, अवरक्त से बनता है और उपरोक्त सभी से बनता है। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा आपका सही, उपरोक्त सभी से बनता है। सोलर विकिरण यूवी से भी बनता है, दृश्य प्रकाश से भी बनता है और अवरक्त से भी
बनता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपकी स्क्रीन पर कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य से होता है। क्या दिया हुआ है क्वेश्चन कि नेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर बनने के लिए दूरी में परिवर्तन किसके कार्य से होता है। ऑप्शंस हैं पुतली से, पक्षमायी मांसपेशी से, आइरिस से और रेटिना से। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पक्षमायी मांसपेशी से। ये जो मांसपेशी होती है वो हमारी आंख की पुतली के अंदर एक लेंस होता है, ये उन्हें छोटा बड़ा करने का काम करती है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, दो समतल दर्पण एक दूसरे के समानांतर रखे हुए हैं। ऐसे समानांतर रखे हुए हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के सामने रखे हुए हैं। तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या होगी, कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो ऑप्शंस दिए हुए हैं 2, 4, 8 और अनंत। कितने प्रतिबिंब बनेंगे। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। जब दो समतल दर्पणों को हम आमने सामने रहेंगे तो इनके प्रतिबिंब हमें अनंत प्राप्त होंगे। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तरंग दैर्घ्य की लंबाई 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर दिखाई देती है, तो वो कौन सी किरणें हैं। क्या वो पराबैंगनी किरणें हैं, वो अवरक्त किरणें हैं, दृश्य प्रकाश है और एक्सरे किरणें हैं। तो दोस्तों इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, दृश्य प्रकाश। दृश्य प्रकाश की खोज किसने की थी। इसकी खोज की थी साइंटिस्ट रिटर ने। किसने की थी खोज। साइंटिस्ट रिटर ने खोज की थी। कब की थी 1801 में। 1801 में साइंटिस्ट रिटर ने इसकी खोज की थी और इसका तरंग दैर्घ्य लगभग 6 × 10⁻⁻10 से 3 × 10⁻⁷ मीटर होता है। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, पराबैंगनी किरणों की। किसकी बात कर रहे थे, पराबैंगनी किरणों की। जब दृश्य प्रकाश की बात करते हैं तो दृश्य प्रकाश की तरंग दैर्घ्य की जो रेंज होती है वो होती है 4 × 10⁻⁷ मीटर से 7 × 10⁻⁷ मीटर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि एक प्रकाश की किरण समतल दर्पण पर 20 डिग्री से टकराती है। कितने डिग्री से टकराती है, 20 डिग्री से। तो इसका परावर्तन कोण क्या होगा। परावर्तन कोण हम कैसे निकालेंगे। ये मिरर है, जब ये यहाँ 20 डिग्री से टकरा रही है तो इधर 20 डिग्री से ही ये जाएगी, क्योंकि इंसिडेंट एंगल जो रहता है वो इक्वल टू रिफ्लेक्ट एंगल के बराबर रहता है। और हम सब जानते हैं कि ये जो एंगल है वो कितने का होता है, 90 डिग्री का। और ये दिया हुआ है हमें 20 डिग्री। तो ये जो एंगल बनेगा, ये एंगल कितना होगा, 90 - 20 = 70 डिग्री। क्या होगा, 70 डिग्री। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 70 डिग्री का इसका परावर्तन कोण होगा। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि सामान्य मनुष्य के नेत्र की निश्चित दृष्टि की न्यूनतम दूरी क्या है। न्यूनतम दूरी किसे बोला जाता है। न्यूनतम दूरी बोला जाता है कि जिस दूरी से और पास करते समय, मतलब जिस दूरी से कम करते समय किसी सामान्य मनुष्य को कोई भी वस्तु क्लियर नहीं दिखती हो। क्लियर नहीं दिखती हो, वो डिस्टेंस क्या होगी दोस्तों। वो डिस्टेंस हो जाएगी ऑप्शन नंबर बी, 25 सेंटीमीटर इज द राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर।
दोस्तों ये रहा अगला क्वेश्चन आपके सामने कि चलचित्र में किसका उपयोग होता है। किसमें? चलचित्र में। ऑप्शंस हैं समंजन, दृष्टि निर्बंध, दूर बिंदु और निकट बिंदु। चलचित्र में इनमें से किसका उपयोग होता है? तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दृष्टि निर्बंध। चलचित्र होता क्या है? चलचित्र मतलब चित्रों को इस तरीके से सेट किया जाता है और उसको बारी बारी से चित्रों को चलाया जाता है। हमें ये पता ही नहीं चल पाता कि हमारे सामने कोई चित्र चल रहे हैं या फिर कोई वीडियो की रिकॉर्डिंग चल रही है। तो इसमें हमारी दृष्टि को इस प्रकार बांध देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते कि इसका आंसर क्या होगा। तो मतलब इसका कैसे चल रहा है ये चित्र। तो दोस्तों ये रहा हमारा कुछ क्वेश्चंस। इसके आगे हम और क्वेश्चंस लेके आएंगे इसी टॉपिक से रिलेटेड, प्रकाश टॉपिक से रिलेटेड। कल के वीडियो में फिर आपके लिए क्वेश्चन लेके आएंगे। दोस्तों चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते रहिए।